तो एक बार तो थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, रिवीजन 2 मिनट। ये वाला। ठीक है। ये वाला। बंटी जी। कौन सा? मणिपुर। तमिलनाडु। आप बताओ। बिहार। प्रिंस। तुझे पूछ रहा हूँ मैं, प्रिंस। हाँ। मेघालय। तेरा ना तेरा आत्मदाह कर देंगे वहां वाले, ठीक है? चल गया बता तेरा। ठीक है, सबसे पहले स्टेट्स के कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाउंड्री के। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए फेयरली कौन सा कहाँ पे है। सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, बीच में आसाम, यहाँ पे नागमणि याद रखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात ये भी है, जो आपका मिजोरम है, इंडिया में या तो अलग अलग बैठ जाओ। ठीक है, चुप रहना बस। मिजोरम ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट क्रिश्चियन इंडिया में। ठीक है। तो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन अराउंड अराउंड ना यहाँ पे 85 to 94%। कि जितनी स्टेट की पॉपुलेशन है उसके अंदर 90 से 95% वहां पे क्या है, क्रिश्चियंस। ठीक है। तो पूरे इंडिया में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा कहाँ पे आपके? मिजोरम में। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है इसका? बताओ, क्या कारण? हाँ। खुला एरिया है, ये बंद है ये? दिमाग को खोल तो अपने एक बार, फिर जवाब दे। हाँ जी, क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं? सबसे पहले तो बेसिक पे चल जाओ, क्रिश्चियंस क्यों है यहाँ पे? इंडिया में क्रिश्चियन है ही क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने 190 साल, ठीक है, 190 साल राज किया उन्होंने। 18 आए, पहली बैटल जीती कब थी? 1757 में। 1813 में उनको परमिशन मिलती है कि भी इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी फैलाओ। हर कोई अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है। तो पहली बार 1813 में ये स्टेप लिया गया कि इंग्लैंड से आके जो उनके चर्च के जो पादरी वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आके क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। तो 1813 में पहली बार क्रिश्चियन धर्म की इंडिया में स्टार्टिंग होती है यहाँ पे आके, ब्रिटेन की तरफ से। और जो ये वाले स्टेट्स हैं ये सबसे बैकवर्ड स्टेट्स हैं आपके। ठीक है, अभी जोड़ा इनको तो जुड़े ही नहीं थे। ट्राइबल एरिया है वहाँ पे आके, खाने का नहीं, पीने का नहीं कुछ। ठीक है। तो उन लोगों को, अब जब भी हम किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लोभ भी दिया जाता है, लालच भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये बैकवर्ड लोग थे तो जल्दी इजीली कन्वर्ट हो गया आपके क्रिश्चियनिटी में। ठीक है। तो ये आपका मिजोरम कौन सा है? क्रिश्चियनिटी का सबसे हाईएस्ट। मिजोरम हो गया, फिर आपका त्रिपुरा हो गया। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पे? आपकी त्रिपुरा में। ठीक है, ये वाली बात। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है आपका, पार्ट 1। ठीक है, उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आपके? 1 से 4। और यहाँ पे बताया गया है भारत के बारे में कि भारत का नाम क्या है, या कल को कोई नया स्टेट बनता है तो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कौन बनाएगा, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ लिखा गया है पार्ट 1 में, आर्टिकल 1 से 4 तक। ये बात ठीक है यहाँ तक? दूसरा पार्ट आपका कौन सा है? आर्टिकल 5 से 11। यहाँ पे बात करता है वो नागरिकता की।
कि कौन भारत का सिटीजन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कब आपकी उसको रद्द कर देंगे, नागरिकता को रद्द कर देंगे, ये सारा बात बताएगी आपकी आर्टिकल 5 से 11। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो हैं, एक है पार्ट 3 जहां पे लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और चौथा आपका है डीपीएसपी। ठीक है, ट्राई करेंगे आज हम यहां तक पढ़ लें। पहला पार्ट आर्टिकल 1 से 4, ये कल हम देख चुके थे। ये भी पढ़ लिया था। तो टोटल 4 आर्टिकल हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 1, वहां पे ये नाम लिखता है सबसे पहले, ये दोनों नाम यूज करता है, और याद रखना सबसे पहले क्या बोलता है वो, एक तो नाम यूज करता है आपका भारत का क्या है, इंडिया, और एक आपका क्या नाम है, ये दोनों ही नाम आपके संविधान में आर्टिकल 1 में लिखे गए हैं। क्या बोला गया है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि इंडिया नाम भी यूज किया गया है और भारत भी यूज किया गया है। उसके बाद उसने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे आके, इंडिया दैट इज भारत, एक यूनियन ऑफ स्टेट, जिसको बोलेंगे हम संघों का समूह है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया बोल दिया, भारत बोल दिया, उसने बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट है जी। अब आपने मैप देखा वहां पे आके इंडिया का, मैप में इंडिया में यहाँ पे एक स्टेट, यहाँ पे एक स्टेट, यहाँ पे एक स्टेट, इतने सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया बना आपका। ठीक है, इन सब की यूनियन है तो इंडिया बना आपका, पहली बात क्लियर है, यूनियन ऑफ स्टेट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यहां पे एक आपके स्टेट्स के अलावा क्या आपकी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली चंडीगढ़ जैसी ये चीजें होगी आपकी, तो इनसे मिलके आपका भारत बना है। ये वर्ड यूज किए गए हैं, इंडिया बोला गया, भारत, और क्या आपका यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात क्लियर है यहां तक। दूसरा इसने बोला कि ये जो स्टेट बनाने का काम है, ठीक है, ये वाली संस्था जो इंडिया में है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन है, पार्लियामेंट। जब भी आपके दिमाग में पार्लियामेंट वर्ड आता है, पार्लियामेंट वर्ड का मतलब किसी को पता है पहले? हाँ जी, संसद, ये तो आपने हिंदी की है इसकी ट्रांसलेशन, संसद से आगे हाउस ऑफ, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्यों बता रहा है, आसान में बता दे। हाँ जी, एक तो आपकी क्या है, लोकसभा, एक क्या आपकी, ये बात क्लियर यहां तक, लोकसभा राज्यसभा बस। एक क्या आपका, तीन चीजों को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट। क्यों, जब भी कोई कानून बनेगा उसमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी बिल या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। ठीक है, अगर लोकसभा में आया तो पहले लोकसभा पास करेगी, फिर उसको राज्यसभा पास करेगी, और लास्ट में बिल जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। वो जब साइन कर देगा तब जाके बिल बनेगा। ठीक है, तो तीनों की जरूरत पड़ती है, तो पार्लियामेंट वर्ड में आपके कितने पार्ट हो गए, तीन, लोकसभा, प्रेसिडेंट। ये बात ठीक है। तो इसने बोला जो स्टेट बनाने का ठेका है ना, ये दिया गया पार्लियामेंट को। इसको दिया गया, सारा काम पार्लियामेंट करेगी जी। ये आर्टिकल क्लियर है। ये आपका हिंदी अनुवाद आ गया इसका। ठीक है, भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अब थोड़ी सी ना यहाँ पे एक डिबेट है। उसने बोला कि एक आपका कंट्री है यूएसए और एक है आपका इंडिया। यूएसए में रूल क्या था कि भी पहले स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया, माना ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कुछ कुछ प्रांत थी ऐसे अलग अलग, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया चलो यूएसए बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आपका क्या है, पहले इंडिया बना है, उसके बाद इंडिया ने स्टेट्स बनाए हैं अलग अलग। ठीक है, इंडिया में कोई भी स्टेट अगर अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है, इसको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है।
ठीक है, यूनियन को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जितने चाहे स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के पास अधिकार नहीं है कल को जाके ये बोले कि हमें भारत से अलग होना है। ये बात क्लियर है यहां तक? सुन रहा है तू? मुझे सामने ही बैठा मेरे, क्या ज्ञान व्यक्त कर रहा अपना, बता मुझे भी। हाँ, हरियाणा को अलग ही है तू, अलग ही तो बैठा है तू। और कितना अलग हुआ, यहाँ आ जा उठ के। ना ना, उठ जा उठ जा उठ जा। मैं तुझे पूछ थोड़े रहा हूँ, बता रहा हूँ मुझे। तू इधर हो जा थोड़ा सा। तो ये वाली बात आ गई आपकी। अब एक आपका आ गया यहाँ पे आर्टिकल 2। 3 आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, एक आर्टिकल 2, एक 3। 2 में इसने बोला कि वो स्टेट जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे, वो स्टेट जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे, पार्लियामेंट चाहे तो उनको भी स्टेट बना सकती है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल आपका सिक्किम। सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम को ऐड किया गया है, 36वीं अमेंडमेंट थी आपकी 1975 में। 1975 में 36वीं अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया, लेकिन उससे पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। तो ऐसे स्टेट जो इंडिया का पहले पार्ट नहीं है, उनको भी इंडिया अपना स्टेट बना सकती है। बात लिखी गई है आर्टिकल 2 में। अब जो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है, उनका नाम चेंज करना है, नया बनाना है, कुछ बिगाड़ना है, एरिया घटाना है, बढ़ाना है, वो बात की गई है आपके आर्टिकल 3 में। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट का एरिया घटा सकती है, किसी का बढ़ा सकती है, किन्हीं 2 स्टेट का एरिया मिला के एक नया स्टेट बना सकती है। सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ये बात की गई आपके आर्टिकल 3 में। ये बात क्लियर है? लेकिन यहां पे ये बोला गया है कि अगर ऐसा पार्लियामेंट करना चाहेगी, उससे पहले एक बार वो प्रेसिडेंट से पूछेगी, और प्रेसिडेंट जिस स्टेट को बना रहे हैं उस स्टेट के पास एक बार प्रस्ताव भेजेगा, जी आपके यहां से एक नया स्टेट बना रहे हैं, आपको अपनी राय देनी है तो दे दीजिए, लेकिन वो राय प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये बात क्लियर है? जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, उस टाइम पे पार्लियामेंट ने बिल प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने आंध्र प्रदेश को दिया। आंध्र प्रदेश ने अपने कुछ विचार रखे होंगे, पार्लियामेंट को जो विचार पसंद आ गए ले लिए, जो नहीं आए फेंक दिए वहां पे आगे, और नया स्टेट बना दिया तेलंगाना। क्लियर है बात? सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्लियर? उसने बोला ये जितना भी काम हो रहा है स्टेट बनाने वाला, एक संविधान में बाद में एक पार्ट आएगा जिसके अंदर एक ही आर्टिकल है बस, पार्ट है आपका 20, एक आपका 20वां पार्ट है, वहां पे आर्टिकल 368, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें बताया गया कि अगर संविधान को अमेंड करना हुआ, अगर संविधान को बदलाव करना हुआ तो कैसे करेंगे, कौन सी मेजोरिटी होगी, कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हटा सकते हैं, डाल सकते हैं, सारी बात की गई इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, इन्होंने बोला थी जो यहाँ पे सब कुछ हम कर रहे हैं स्टेट बनाने वाला काम, इसका इस आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, एक सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे, साधारण बहुमत। एक बार देख लो क्या होता है। एक है आपका साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। क्लास में मान लो भी यहाँ पे 30 बंदे बैठे हैं, कितने हैं? ठीक है, मैंने ये बोला कि भी 30 बंदों में हम एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि अगर कल को कोई फोन यूज करता हुआ पाया गया तो उस पे मात्र 20 रुपए फाइन है। ये बात ठीक है? हम क्लास में एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि अगर क्लास में कोई फोन यूज करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कितना फाइन है? 20 रुपए। अब हम लोग वोटिंग करवाते हैं, वोटिंग में 3 तरह के लोग होंगे। ठीक है, एक तो बोलेंगे जी बहुत पैसे हैं जेब में, ठीक है 20 नहीं 50 कर दो सर। ठीक है, ऐसे कौन से हैं? हाथ खड़े करना एक बार। क्या बात है, दूसरे कोई भी नहीं है? 20 रुपए, 20 ज्यादा है क्या? 10 कर दे इसको, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं मैं तो। हम सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? कितने लोग जो सोचते हैं कि क्लास के दौरान फोन यूज नहीं होना चाहिए? हाथ उठाना एक बार। 1,
1 2 3 4 5, 5 हैं जी। तो पक्ष में वोट पड़े 5। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब क्लास में फोन यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। 2, कितने हो गए? और बाकी ने वोट नहीं डाला, बाकी ने वोट नहीं डाला। अब सोच के देखो, वैसे 30 की मेजोरिटी कितनी थी आपकी? 16, ठीक है। लेकिन यहां पे 5 बंदों ने बोल दिया, ठीक है, तो इस बिल को पास माना जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं साधारण बहुमत, कि भी हमें मतलब नहीं है। जो ये 30 की 16 थी ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, जितने वोट पड़े हैं, जिसके सबसे ज्यादा हैं, चाहे 2 वोट हों, उसी को विनर डिक्लेयर कर देंगे। और जो सिंपल मेजोरिटी वाला मुद्दा है आपका, जितने भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं आपके, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, या जितने आधे हम देखेंगे बाद में बिल आएंगे, जैसे ये स्टेट बनाने वाला बिल था, ये सारे मुद्दे सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। कि भी जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में जो बंदे तो बैठे हैं 543, इसकी जो मेजोरिटी हो तो आपकी कितनी है? 272। लेकिन अगर 130 बंदों ने हाँ बोल दी, 50 ने ना बोल दी, और बाकी ने बोल दिया जी हम अपना मुंह बंद रखेंगे, ठीक है, तो भी उस बिल को पास मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम साधारण बहुमत। ये बात क्लियर है सबको? सिंपल मेजोरिटी, जितने भी वोट पड़े हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो विनर डिक्लेयर है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो नंबर है उसका 50% प्लस 1। और एक तीसरी मेजोरिटी और है आपकी, उसको बोलते हैं हम, अगर मेन मेन मुद्दे, अगर संविधान को अमेंड करना हो, या आपके फंडामेंटल राइट को हटाना हो डालना हो, कुछ बहुत मेन मुद्दे हैं उनमें कुछ चेंज करना हो, तो जो पास होगा वो आपका क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। इसमें है क्या आपका? इसने बोल दिया जी, एक तो आपका हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2 से मिलकर मिली है, एक क्या हो गया? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए जी, कि जितना भी नंबर है उसका 50+1। ये बात क्लियर है? दूसरा इसने बोला कि जितने बंदे प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट डाला, क्या बोला मैंने? जितने बंदे प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट डाला। मान लो 100 बंदे प्रेजेंट थे, ठीक है, और 70 ने वोट डाला, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका 2/3, ठीक है। अगर कोई बिल इन दोनों चीजों से पास हो जाता है तो वो होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। क्या होती है? जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट, अगर डीपीएसपी प्रीएम्बल, अगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना हो, तो इस मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। और ये आपकी लिखी कहां पे गई है? आर्टिकल, यहां तक क्लियर है सबको? स्पेशल मेजोरिटी में क्या आपका, मान लो 100 ही वोट थे, ठीक है, इसने क्या बोला, 100 में से 51, और मान लो सिर्फ आपके 90 बंदों ने वोट डाला। कितने डाला? 90 ने, 100 प्रेजेंट थे, 90 ने वोट डाला, इसका 2/3 निकाल लो, 30 दूनी 60। इन दोनों में सबसे ज्यादा जो वो दोनों साथ में होंगे ना, तभी उसको बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट तो सिर्फ आपकी 51 में रुक गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2/3 प्रेजेंट वोटिंग है, जितने प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट डाला उसका 2/3, वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना 2/3 तो, ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, बात ये क्लियर है सबको? तो ये हो गया आपका वही वाली बात, आर्टिकल 3। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, क्षेत्र घटाना हो, राज्य की सीमा का परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम चेंज करना हो, सारे पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का एरिया घटाना है, बढ़ाना है, नाम चेंज करना है, तो सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, उनके पास बिल भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई आपकी विधानसभा है ही नहीं, ठीक है। तो यूटी के केस में अगर कुछ भी चेंज करना हुआ तो पार्लियामेंट डायरेक्ट कर देगी, किसी से नहीं पूछेगी। पार्ट 1 2 3 4 आपका ये हो गया, आर्टिकल 4 तक क्लियर यहां तक? अब जो आपका अगला है आर्टिकल 5 से 11, और है क्या वहां पे आपका? इससे पहले का मुद्दा आपका ये,
नौकरी जरूरी क्यों है? हाँ जी, मैं आपको एक ना क्वेश्चन पूछा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। हाल ही में एक ऐसा स्टेट है जिसने, तो क्या बोलेंगे अनमैरिड को हिंदी में क्या बोलेंगे? अविवाहित, क्या बोलेंगे? अविवाहित युवकों के लिए पेंशन डिक्लेयर की है। क्या डिक्लेयर की है? कि भी अविवाहित होना भी उसको पेंशन मिलेगी। कौन सा स्टेट हो सकता है? कौन सा है? हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब। तो नौकरी, सबसे पहले आपकी शादी टिकी नौकरी पे। ठीक है, कुछ शहरें दिखाना चाह रहा हूं आपको मैं। ठीक है, आप सिर्फ आंखें देखिए इसकी। तो हरियाणा ने 2750 रुपए पेंशन डिक्लेयर की है। ठीक है, अब देख लो आप एक महीने के अंदर 2750 रुपए से काम चला सकते हैं। अगर नहीं चला सकते तो आपको नौकरी लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ के एक स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ओपी धनखड़, उन्होंने बोला जी हरियाणा को किसी स्टेट में शादी करवाने की जरूरत नहीं है, बिहार से लेके आएंगे हम। ठीक है, ऑफिशियल बयान था उनका। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है, और ना सीरियसली बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो एक खाप है आपकी, इस जो हरियाणा में खाप है, ठीक है, वीरेंद्र सागवान नाम जानते हैं आप इसका। इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया है, एकीकृत रांडा यूनियन। और अब की बार जब वोटिंग हो रही थी, इन्होंने बोला था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हर तरह ग्रुप है, किसान है, आपका बिजनेसमैन है, ब्राह्मण है, सारे हैं। तो इन्होंने बोला कि भी हमारी मांगे जब मानेंगे तभी जाके। ठीक है, तो नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी इसके लिए है। ठीक है, शादी नहीं होगी जी, पहले बोल रहा हूं मैं, आने वाले टाइम में। अब आ जाओ यहाँ पे आगे। अब मान लो कि ये कोई दूसरा देश है, यहाँ पे आपका भारत देश महान है। अब इंडिया ने एक पॉलिसी बना दी यहाँ पे आगे, ठीक है, कि इंडिया में अगर जितने भी शराब का सेवन करते हैं, शराब फ्री है बिल्कुल आपकी। ठीक है, सारे लोग यहां से यहां पे आ जाएंगे। तो कोई भी देश अगर कुछ भी ऐसे कोई पॉलिसी लेके आता है जो लगती है कि भी लोग वहां पे नागरिकता लेना आसान काम है वहां पे आके, तो सारे लोग वहां पे भागेंगे आपके। तो उनको रेगुलेट करने के लिए कि इस स्टेट से यहाँ पे कौन आएगा, क्या क्या आपके कानून होंगे, कैसे कैसे कानून होंगे, क्या बनना चाहिए, कितना टाइम लेता है, वो सारा आपका डिस्कस किया है पार्ट 2 में। जैसे कि ये था, अगर नौकरी नहीं लगी तो ये भी हो सकता है आपका। ये है भी इंडिया में, लिटरली सच्चाई है ये आपका ना। एक कसोल जगह है यहाँ पे हिमाचल में, आप जाके देखिए वहां पे ना, मोस्ट ऑफ द इजरायलीज हैं, नशे करते हैं, खुले नशे। ठीक है, तो लोग नशे करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे आके। हाँ, आर्टिकल, हाँ जी। कसोल में, आपको कसोल को मिनी इजराइल बोला जाता है, मिनी इजराइल। वहां पे आप इजरायली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है आपको वहां पे आके। जितने भी नशे करने वाले लोग होते हैं ना, हिमाचल में बहुत ज्यादा नशा होता है, तो लोग वहां पे नशे करने के लिए आते हैं। रेगुलेशन इजी हैं। आप मानोगे आप, एक कंट्री है इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे अगर आपके पास नशा पकड़ा गया ना तो सीधी फांसी की सजा है। तो उसके देखो, अगर आप जो मलेशिया घूमने जा रहे हैं, अगर वो जेब में कुछ पाया गया आपके, वो ना, हमारे उसमें वो था एक, जब मैं 8वीं क्लास में था तो एक स्टूडेंट था, उसका नाम था सिंटू। क्या नाम था? सिंटू नाम था उसका। तो इसका पापा ले गया है इसको, बोले जी एडमिशन करवाना है इसका, चिंटू का। तो वही वाला है, उसने बोला कि ये बीड़ी पीता है, हेडमास्टर को। तो उसने, हेडमास्टर ने बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पहले 4 पीता, अब 3 पी, फिर 2 पी, फिर 1 पी, ऐसे करके। बोला ठीक है जी। और सारी क्लास वहीं बैठी मारी, बोला कि अब तो नहीं है बीड़ी, बोला नहीं जी, उसकी जेब में हाथ मारा, बंडल, बंडल मिल गया वहां पे। ठीक है, तो अगर मलेशिया जैसी कंट्रीज है, वहां पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, वहां पे सीधी कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी है, अगर आपको, आप नशा का कोई भी आपके पास करते हुए पाया गया तो। इंडिया में नहीं ऐसा कुछ।
पार्ट 2 है आपका आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, कौन सा है? 5 से 11। 5 से 11 आपकी डिस्कस करता है क्या ये? सिटीजनशिप में इसने बोला कि सबसे पहले आर्टिकल 5 बोलता है कि जी 5 क्राइटेरिया हैं, ठीक है, जिनके बेस पे आपको नागरिकता मिल सकती है, और उसका कीवर्ड है आपका सबसे पहले बाई बर्थ बी, ठीक है, अगर आपका जन्म इंडिया में होता है तो आप इंडिया की नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आर रजिस्टर करके, अगर 7 साल से आप इंडिया में रह रहे हो तो आप बाई रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो कि जी मुझे इंडिया की नागरिकता चाहिए। तीसरा आपका है ए, ये आपका है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, अगर कल को कोई हिस्सा ऐसा जो इंडिया का पार्ट नहीं था और इंडिया का पार्ट बन जाता बाद में, तो उस हिस्से के लोग जितने भी इंडिया में आ गए हो तो उनको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा है आपका नेचुरलाइजेशन, ये हिंदी में भी अटेंशन लो, बाहर लिखा हुआ बाद में, प्राकृतिकीकरण, ठीक है। अब नेचुरलाइजेशन आपका प्राकृतिकीकरण, कि अगर पिछले 12 साल से 11 साल 12 महीने मान लो कि टाइम कितना आपका 12 साल, 12 साल से अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो भी आप नागरिकता को मान सकते हो कि मैं 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूं तो मैं यहाँ पे नेचुरलाइज्ड हो गया हूं, यहीं पे होता ना कहीं। और फिर आपका लास्ट है कौन सा? डिसेंट, वंश, अगर आपका कोई मदर फादर, आप उसके बेस पे कि मेरा, आप मान लो किसी दूसरी कंट्री में पैदा हुए हो आप, और बोले कि जी मेरा जो परदादा था ना वो इंडिया का था और मुझे इंडिया आना है, तो वंश के बेस पे भी आप नागरिकता को मांग सकते हो वहां पर, ठीक है। 5 क्राइटेरिया कितने हैं? जन्म के आधार पर, ठीक है, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा रजिस्टर करके, चौथा आपका नेचुरलाइज करके 12 साल तक रह रहे हो, और पांचवा आपका अगर कल को वो हिस्सा जो भारत में नहीं था, अगर वो हिस्सा भारत में आ जाता है तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है बात ये? ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक आपका बिल आया था अभी जो सीएए बिल, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे चर्चा चल रही थी बहुत सारी 2019 में, सारी पार्टियां लगी हुई थी कि सीए खराब है गलत है ये है, ठीक है। ये भी आपका एक सिटीजनशिप को लेके ही था। इस बिल ने क्या बोला था आपका कि 3 कंट्री कौन सी होगी आपकी? एक अफगानिस्तान, एक आपकी पाकिस्तान, और एक आपकी बांग्लादेश। 3 कंट्री से 6 समुदाय मुस्लिम्स को छोड़ के, कौन से आपके? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है। ये 6 कैटेगरी के लोग अगर इन 3 कंट्री में, जो कि तीनों कंट्री आपकी क्या है? मुस्लिम कंट्री है। कौन सी है? जो अपने धर्म को डिक्लेयर करते हैं कि मुस्लिम स्टेट है, और मुस्लिम स्टेट है तो अगर इनके साथ अत्याचार या अन्याय कुछ हो रहा है तो ये आके इंडिया में नागरिकता ले सकती हैं। और जो नेचुरलाइजेशन में आपकी 12 साल वाली थी, वो 11 साल वाला कैटेगरी थी आपकी, उसको उनके लिए घटा के 5 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया? कि भी इन कंट्री से वो लोग जो कुछ अत्याचार होके यहाँ पे आए हैं और अगर वो पिछले 5 सालों से इंडिया में रह रहे हैं तो वो भी इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। ये था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर बात ये? 5 से 11। फिर आपका आ गया कि ये तो नागरिकता लेने के हो गए, अब आगे बात त्यागने की। मुझे भारत में नहीं रहना है तो कौन से 5 लेने के 5 तरीके हैं, देने के 3। कितने हैं? 3। सबसे पहला ये है कि मेरे दिमाग में ही आ जाए कि बहुत हुआ इंडिया, अब चलते हैं यूएसए कनाडा, ठीक है। मैं खुद से ही बोल दूं कि आई क्विट आई क्विट आई क्विट, जो तलाक 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 वाली चीज है, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग कर दोगे तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। खुद से डिक्लेयर कर दिया मैंने, वॉलेंटरी बोल दिया कि मैं इंडिया का नागरिक नहीं रहना चाहता। पहली बात क्लियर है। दूसरा, समाप्ति के द्वारा, अब इंडिया फॉलो करता है आपका एकल नागरिकता या सिंगल। अगर कल को कोई नागरिक किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की खत्म हो जाएगी। ये बात क्लियर है यहां तक? तो ये आपका टर्मिनेशन वाला, कि अगर यहां पे फॉलो होती थी सिंगल वाली, अगर आपने किसी दूसरे स्टेट की ले ली, जैसे ये अक्षय कुमार हो गई, ठीक है, ये अक्षय कुमार पहले
कनाडा का बना हुआ था, तो इंडिया का नहीं था। अब वो कनाडा की छोड़ दी, इसने इंडिया का बन गया वो। तो एक टाइम पे इंडिया में इंडिया का ही नागरिक हो सकता है, लेकिन यूएसए अलाउ करता है डबल को। एक टाइम पे यूएसए का नागरिक यूएसए का भी हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री का भी हो सकता है। और ये जो सिंगल वाला है हमने कहां से लिया है, ये ब्रिटेन से, ठीक है, यूके से लिया हमने। क्लियर है बात यहां तक? ये वाला हो गया। फिर तीसरा इसने बोला कि सरकार भी चाहे तो उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या? सबसे पहले तो उसने संविधान का अनादर किया हो। अब आपका सबसे जो मेन चीज आपकी वो क्या, आपका संविधान है भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी चीज वो है। अगर कल को कोई उसी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो भी सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है, पहला। दूसरा उसने बोला धोखाधड़ी से, जाली कागज लगा के, जैसे लोग बाहर जाते हैं या नौकरी लेते हैं या, ठीक है, तो कुछ भी अगर आपके डॉक्यूमेंट आपने फोर्ज किए वहां पे आके, तब भी आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। तीसरा इसने बोला कि अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और कोई बेरोजगार को पाकिस्तान ऑफर दे दे, तुझे ना 20 लाख रुपए देंगे भी हम, बस ये बता दे कि भाई बंटी कहां पे है, ठीक है, अब तूने बता दिया, ठीक है। अगर दुश्मन देश को कोई भी चीज किसी ने कन्वे की, ठीक है, तब भी उसकी नागरिकता को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या दोबारा? इसने बोला कि जब किसी एनिमी कंट्री के साथ युद्ध चल रहा है, उस टाइम पे किसी ने इंडिया की खबर दूसरी कंट्री को दे दी कोई भी, तब जाके आपकी नागरिकता खतरे में है। फिर आपका दो, एक था पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, एक था प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन। अब आपने भी सिटीजन बन गए आप, ठीक है, इन दो मेथड से। और आते ही आपने ऐसा कोई कांड कर दिया जिसमें आपको कितने साल की जेल होगी, तो इंडिया बोलेगा जी आप इंडिया में रहने लायक नहीं हो, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बनने के बाद अगर आपने विद इन 5 साल के अंदर कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, तब भी आपकी नागरिकता को कैंसिल कर देंगे। और लास्ट वाला, अगर पिछले 7 साल से आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट मान लेगी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं इंडिया में वापिस आने का, तब भी आपकी नागरिकता को रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले वो स्टेप्स हैं आपके जिसमें आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो कौन से हो गए? सबसे पहले जो आर्टिकल लिखे गए ये 5 में बताया गया है लेने के तरीके, बाई बर्थ वाले, जन्म के आधार पर। 6 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो कुछ लोग यहां से इंडिया में आ गए थे, हिंदू यहां पे आ गए थे, तो उनके लिए है आपका आर्टिकल 6। अब कुछ लोग, ठीक है, जो लगा कि भी होता ना कि भी इस पार्टी में जाएं, नीतीश कुमार जैसे बीजेपी में जाएं, लालू प्रसाद के साथ जाएं, तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद लगा कि गलत आ गए तो वापिस इंडिया में आ गए, ठीक है। तो उनके लिए आपका कौन सा है? आर्टिकल 7, ठीक है। उसके बाद आपका जो लोग बाहर रह रहे हैं वंश के आधार पर, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं कि मेरा दादा यहाँ का था, मेरा फादर यहाँ का था, ठीक है, वो वंश वाले आगे। उसके बाद 9th में अगर कोई बंदा खुद ही बोलता है कि मुझे यहाँ का सिटीजन नहीं बनना, उस वाली कैंसिल हो जाएगी। और जितने भी नागरिकता पे कानून बनाने हुए तो अल्टीमेट पावर अगेन किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और जितने भी मुद्दे बनाने हुए इनके लिए जो मेजोरिटी चाहिए आपकी, कौन सी चाहिए? ठीक है, साधारण बहुमत से पास कर देंगे जो लो पास करना होगा। और किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। पार्ट 2 क्लियर है सबको? हाँ जी। अगर 50-50 होगी, भाई 30 में तुम लोगों ने मुझे वो मौका दिया ही नहीं उतना, ठीक है। अगर 30 में बाई चांस यहाँ पे हो गया 15-15, स्कीम बना ले भी 15-15 पे, तो पूरे हाउस के ऊपर एक बंदा बैठा है, फिर वो जो चुपचाप बैठ के सब कुछ देख रहा था वो बोलेगा मैं भी वोट डालूंगा, मैंने भी बटन दबाना है करके, ठीक है। तो वो इस टाइम पे इक्वेलिटी में अपना ये वोट डालेगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा मुद्दा आपका एनआरसी का भी है। एक आपका ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसकी अलग से एक अपना, उसने अलग से अपना रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। आसाम। कौन सा है?
असम, इसका नाम है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, अकेले असम के लिए ये। और असम के लिए क्यों है ये? जिस टाइम पे आपकी 1971 वार हुई थी और इंडिया में बांग्लादेश से बहुत सारे जो रिफ्यूजी थे आपके इंडिया में आ गए थे, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ के हैं या नहीं है, या अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहां से लोग आते रहते हैं, अगर बाहर से लोग आएंगे तो वहां के लोग को लोगों को लगेगा कि हमारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, ठीक है। तो आसाम अपना अलग से मेंटेन रखता है, उसका नाम है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एनआरसी। ये बात क्लियर है? आपके लिए सिर्फ इतना याद रखने की बात है कि भाई ये एनआरसी की स्टेट के लिए, आसाम के लिए, और किसके लिए? उनके जो सिटीजन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है? अब आगे हम पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट, और कहां से कहां तक है? 12 से 35।